नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चीनी नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। 1982 के संविधान के चैप्टर 2 में अध्याय 2 में मौलिक अधिकारों का एक बहुत ही आकर्षक विवरण मिलता है। एक अच्छी इम्प्रेसिव लिस्ट हमें उसमें देखने को मिलती है और उनमें से कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो विकसित देशों के संविधानों में भी नहीं पाए जाते हैं। मौलिक अधिकारों का यह जो अध्याय है यह चीन के पिछले संविधानों से भी एक मामले में अलग है, विशेष है। चीन के पिछले जो संविधान थे 1954 का संविधान, 75 और 78 के संविधान, उन तीनों ही संविधानों में मौलिक अधिकारों को एक दोयम दर्जा प्रदान किया गया था। किंतु इस वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों को एक विशेष स्थान और महत्व प्रदान किया गया है। पिछले संविधानों में इसको जो स्थान था वो अंतिम से एक चैप्टर पहले स्थान मिला था, जो कि उसके दोयम दर्जे को दर्शाता है, जबकि वर्तमान संविधान में यह प्रथम जो अध्याय है वो सामान्य सिद्धांतों का अध्याय है और उसके पश्चात दूसरे अध्याय में यह स्थान पाता है, जो इस बात का सूचक है कि चीन में एक बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में हुआ है। इस वर्तमान संविधान में चीन का जो संविधान है उसके अधिकारों की यदि संख्या देखें, मूल अधिकारों की संख्या, वो भी पिछले संविधानों की अपेक्षा अधिक है। 1982 के इस संविधान में कुल 24 मूल अधिकारों का उल्लेख है, जबकि 1978 के संविधान में मात्र 16 मूल अधिकारों का ही उल्लेख था। संविधान में कुछ नए मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है, जिनमें कि सभी नागरिकों की विधि के समक्ष समता, व्यक्तिगत गरिमा नागरिकों की, जो कि एक उसका उल्लंघन करना एक अक्षम्य अपराध है। इसी तरह से नागरिकों का बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। नागरिकों की दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा और बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सभा और संगठन करने की आज़ादी, इनको भी कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। पहली बार इस संविधान में यह भी हुआ है कि अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों को भी अधिकारों के साथ अनन्य रूप से जोड़ दिया गया है। अर्थात प्रत्येक नागरिक जो अपने अधिकारों का उपभोग करता है, जिसकी गारंटी संविधान देता है, उसे साथ ही साथ अन्य नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। संविधान तथा कानून के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। यह बिल्कुल स्पष्टता से संविधान में सूचित किया गया है। यह बात भी इसे पिछले संविधानों की अपेक्षा विशेष बनाती है। अगर संविधान में विभिन्न अधिकारों की हम बात करें तो पहला संविधान है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 33 जो है वो नागरिकता को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि जनवादी चीन के सभी राष्ट्रीयताओं के व्यक्ति चीन के नागरिक होंगे और वे कानून के समक्ष समान होंगे, बिना किसी भेदभाव के, राष्ट्रीयता, जाति, लिंग,
रोजगार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति, निवास की अवधि, इन सभी मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भेद नहीं होगा नागरिकों के बीच में, और कानून के नज़र में सभी राष्ट्रीयताओं को मानने वाले जो लोग हैं वो सब समान होंगे। चीन में इस समय 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं, और इन विभिन्न, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, कानून की नज़र में सभी समान हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्हीं समान नागरिकों को समान रूप से अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ेगा। तो अधिकारों में भी समानता है और कर्तव्यों के निर्वहन में भी समानता है। दूसरा अधिकार जो है वो है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार का तात्पर्य है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, तथा राज्य की किसी भी संस्था में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बनने का अधिकार है। कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीयता से संबंधित हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, किसी भी धर्म, शिक्षा, संपत्ति, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह जो शिक्षा और संपत्ति के भेदभाव की जो बात है, इससे 1982 का जो संविधान है वो पिछले संविधानों से इस मामले में अलग है कि 75 और 78 के संविधानों में छिपे हुए पूंजीपतियों को या भूमिपतियों को या ज़मींदारों को इस प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया था, राजनीतिक अधिकारों से। किंतु वर्तमान संविधान किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार से वंचित नहीं करता है। अनुच्छेद 35 जो है इस संविधान का, वो व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आधार पर उन्हें अवैध घोषित नहीं करता है। इन मौलिक राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अलावा, जो कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ कही जाती हैं, नागरिकों को ये जो सभी स्वतंत्रताएं हैं, ये स्वतंत्रताएं संविधान की सीमाओं के भीतर ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 51 जो कि स्वयं मौलिक अधिकारों का ही एक अनुच्छेद है, उसमें ये कहा गया है कि सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग इस तरह से करेंगे कि राज्य, समाज तथा समाज के सामूहिकता को, कानून को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचे। और इस अनुच्छेद 51 को यदि अनुच्छेद 28 के साथ मिलाकर के पढ़ लिया जाए, अनुच्छेद जो 28 है वो सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। प्रथम अध्याय में उसमें ये कहा गया है कि राज्य शांति और व्यवस्था तथा अन्य प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के मद्देनज़र जो है वो राज्य विरोधी गतिविधियों को गैरकानूनी या आपराधिक कृत्य घोषित कर सकता है। और चीन का जो संविधान की जो पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी चीन के राजनीतिक वातावरण के विरोध में हो या साम्यवादी दल के विरोध में हो, उसे यथार्थ में आपराधिक कृत्य की श्रेणी में घोषित किया जा सकता है। इसलिए सारांश यही है कि चीन के समाजवादी राज्य के विरोध में कुछ भी बोला या लिखा नहीं जा सकता, उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना है वो चीन के सभी लोगों को
साम्यवादी दल के नेतृत्व में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओ के विचारों के अनुरूप चलने के लिए बाध्य करती है। अगला जो अधिकार है वो है धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता। चीन के जो नागरिक हैं वो पूर्णतः धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का राज्य में उनके मान्यताओं के आधार पर कि वो चाहे किसी धर्म को माने या न माने, इस बात के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। और राज्य जो है वो सामान्य धार्मिक गतिविधियों के संचालन में एक सामान्य सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन मूल बात यहाँ पर यही है कि इन सभी स्वतंत्रताओं का उपभोग जो है वो सार्वजनिक शांति और संविधान के भावनाओं के अनुरूप ही किया जा सकेगा। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये केवल दिखावे की बात है, क्योंकि वहाँ पे ईसाई और मुसलमानों को अपने धार्मिक स्वतंत्रता का पालन नहीं करने दिया जाता है। उनके खिलाफ़ बहुत अत्याचार होते रहे हैं। इसी प्रकार से ताओ सोसाइटी के खिलाफ़ और अलग अलग समय पर विभिन्न जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रही हैं। अगला है दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 37 जो है उसके अनुसार इस बात की गारंटी दी गई है नागरिकों को कि वे अपनी दैहिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेंगे। यहाँ दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यही है कि किसी भी नागरिक को बिना कानूनी प्रक्रिया के और बिना किसी निश्चित जो कि अधिकारी हैं, पब्लिक प्रोक्योरेट जो हैं, उन अधिकारी के कानूनी सहमति के बिना, स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। और जो बंदीकरण की अवस्था में भी उसका पर्याप्त जांच किया जाएगा। इस तरह से किसी भी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता को अवैधानिक रूप से उसका हनन नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 38 जो है वो व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार है। नागरिकों को अपनी पर्सनल डिग्निटी मेंटेन करने का अधिकार देता है और उसके अनुसार नागरिकों की सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार के उनके खिलाफ़ किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, उनको अपमानित करना, उनके विरुद्ध गलत आरोप लगाना, ये सभी प्रकार के जो सार्वजनिक कृत्य हैं जो कि किसी व्यक्ति की गरिमा को समाप्त करते हैं, वे कानूनी रूप से अपराध है। नागरिक को इसके विरुद्ध संरक्षण मिलेगा। अगला अधिकार है आवास की स्वतंत्रता। आवास की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 39 में है और वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर के भीतर रहने का अधिकार है। अवैधानिक रूप से कोई भी सरकारी अधिकारी या अन्य कोई भी व्यक्ति के घर में प्रवेश करके अनावश्यक जांच नहीं कर पाएगा और उसके जीवन में स्वतंत्र निजी जीवन में किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। तो यह जो इनवायलेबिलिटी ऑफ पर्सन एंड होम है, अर्थात दैहिक स्वतंत्रता है और अपने व्यक्ति की आवास की स्वतंत्रता संविधान सुनिश्चित करता है। अगली जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं वो हैं भाषण की स्वतंत्रता, पत्राचार, प्रेस, संगठन और प्रदर्शन की स्वतंत्रता।
यह मूलतः नागरिक स्वतंत्रताओं का एक बड़े समूह को सूचित करने वाली स्वतंत्रताएं और अधिकार हैं। भाषण की जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ यही है, अनुच्छेद 40 जो है वो व्यक्ति को निजी तौर पर स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो व्यक्ति आपस में किसी भी प्रकार का यदि कोई निजी पत्र व्यवहार करते हैं, कोई संप्रेषण करते हैं, तो उनकी निजता का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। कोई भी अन्य संगठन या अन्य व्यक्ति किसी भी आधार पर व्यक्ति के इस निजी जीवन में किए जाने वाले संप्रेषण को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से भाषण की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को प्रेस की स्वतंत्रता है और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रताएं हैं, ये स्वतंत्रताएं जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये सभी संविधान की सीमाओं के भीतर ही इनका प्रयोग किया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण अधिकार है आलोचना का अधिकार, राइट टू क्रिटिसाइज। नागरिकों को सरकारी अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके उन्हें उनकी आलोचना करने का अधिकार है। वे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सुझाव दे सकते हैं और साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण शिकायतें दर्ज करवाने का अधिकार है राज्य के संगठनों और अधिकारियों के विरुद्ध। लेकिन क्रिटिसिज्म के नाम पर, आलोचना के नाम पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और किसी भी प्रकार की नागरिक शांति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है रोजगार का अधिकार या राइट टू वर्क। रोजगार के अधिकार को संविधान, पूर्ववर्ती संविधानों में भी स्वीकृत किया गया था, लेकिन वर्तमान संविधान का जो महत्वपूर्ण जो एक फीचर है या जो विशेषता है वो ये है कि रोजगार को न केवल अधिकार माना गया है वरन काम करने को एक कर्तव्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है। व्यक्तियों को कार्य करने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार पाने का अधिकार है और रोजगार पाने के लिए रोजगार प्राप्त करने से पूर्व संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है ताकि व्यक्ति एक कुशलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे सके और उसका जो एटीट्यूड है उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए राज्य जो भी प्रशिक्षण या शिक्षा की व्यवस्था करेगा उसके लिए उसे प्राप्त करने का अधिकार भी है और उसका एक कर्तव्य भी है। इस तरह से श्रमिकों की जीवन दशाओं को सुधारने के लिए, उसकी कार्यक्षमता और कार्य की कुशलता को बढ़ाने के लिए राज्य कार्य करेगा। इसी प्रकार से रोजगार के अधिकार के साथ ही जो अन्य अधिकार जुड़ा हुआ है वो है अवकाश और विश्राम का अधिकार। कार्य करने के साथ ही व्यक्ति को विश्राम की भी आवश्यकता होती है और समय समय पर अवकाश भी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो अवकाश और विश्राम को संविधान स्वीकार करता है अवकाश के अधिकार के रूप में और इसके लिए राज्य जो है वो कार्य के घंटे तय कर सकता है, कार्य के दिवस तय कर सकता है और कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाना ताकि कार्य करने के बीच में ही विश्राम किया जा सके। इसी प्रकार से
कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, यह भी विश्राम के अधिकार में ही सूचित है। अगला महत्वपूर्ण अधिकार है सेवा मुक्ति का अधिकार। ये जो सभी अधिकार हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोजगार, फिर अवकाश और सेवा मुक्ति। एक निश्चित समय पर तक सेवाएं देने के पश्चात व्यक्ति को अधिकार है कि वृद्धावस्था के आने पर या एक निश्चित उम्र को प्राप्त करने के बाद वह सेवा से मुक्त हो जाए और जीवन भर जो सेवा की है उसके बदले में वृद्धावस्था में राज्य उसके जीवन की उसके सिक्योरिटी और उसके लिए पेंशन इत्यादि मुहैया करवाए। तो इस प्रकार से राज्य जो है वो जो रिटायर्ड जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करने का दायित्व या कर्तव्य है। पूर्ववर्ती संविधानों में ये जो सेवानिवृत्ति का ये जो अधिकार है, ये सेवानिवृत्ति का अधिकार पहले के संविधानों में नहीं था। ये एक नया संविधान में अधिकार जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अगला अधिकार है राइट टू मटीरियल असिस्टेंस, अर्थात भौतिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि जो भी व्यक्ति बूढ़े हो गए हैं, वृद्धावस्था के कारण कार्य नहीं कर सकते हैं या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से वो अयोग्य हैं और किसी भी गहरी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, अंधापन, बहरापन या किसी भी अन्य प्रकार की शारीरिक अक्षमता है, उस स्थिति में राज्य व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेगा और सभी प्रकार की भौतिक सहायता उन व्यक्तियों को प्रदान करेगा। सरकार और समाज का, राज्य का यह दायित्व है कि वो शारीरिक रूप से अक्षम जो सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करे, उनके परिवारों के लिए पेंशन की व्यवस्था करे और उन्हें जीवन स्तर के लिए आवश्यक, जीवन निर्वाह के आवश्यक संसाधन मुहैया करवाएं। अगला अधिकार है शिक्षा का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें और इसलिए राज्य प्रत्येक निश्चित उम्र के बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। किंतु शिक्षा का ये जो अधिकार है, अधिकार के साथ यह एक कर्तव्य भी है। अर्थात प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को आवश्यक रूप से शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा के अधिकार के साथ ही उसे कर्तव्य की श्रेणी में लाना, यह भी पूर्ववर्ती संविधानों में की अपेक्षा एक नया संविधान की नई विशेषता है। इसी प्रकार से नागरिकों का यह अधिकार है कि वे अपनी मानसिक वृत्ति के अनुरूप शोध, वैज्ञानिक शोध में संलग्न हों, तकनीकी, कलात्मक और सांस्कृतिक कार्य करने की स्वतंत्रता है उन्हें और वे अपने रुचि के अनुसार वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसंधान संबंधी और सांस्कृतिक कार्यों का चयन कर सकते हैं। राज्य इन सभी कार्यों में इन व्यक्तियों की सहायता करेगा और उनके व्यवहार को संरक्षण प्रदान करेगा। संविधान महिलाओं के अधिकारों को भी मान्यता प्रदान करता है और संविधान की इस प्रस्तावना में ही ये कह दिया गया है कि सभी नागरिक संविधान की नज़र में समान होंगे। तो इस प्रकार
जो अधिकार पुरुषों के हैं, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर, चाहे वो सामाजिक अथवा राजनीतिक स्तर पर, वे सभी अधिकार महिलाओं के भी हैं। राज्य महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों को सुरक्षित करेगा और समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, इस बात को भी सुनिश्चित करेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार है विवाह और परिवार की संस्था को संरक्षण। यह एक बहुत ही विचित्र अधिकार है, क्योंकि सामान्यतः मार्क्स का ये मानना था कि जो विवाह की संस्था है और जो परिवार की संस्था है वो साम्यवाद के विरोध में है और यह परिवार के छिपे हुए पूंजीवादी तत्वों का प्रतीक है। इसलिए वो परिवार की संस्था को साम्यवाद के विरोध में मानते हैं। लेकिन 1982 का ये जो संविधान है, ये विवाह करने की स्वतंत्रता महिला और पुरुष को प्रदान करता है। 1980 का जो अधिनियम है, विवाह अधिनियम, उसके अनुसार प्रत्येक वयस्क स्त्री और पुरुष को क्रमशः 20 और 22 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात वे अपने रुचि के अनुसार और अपने इच्छा से अपने पार्टनर का चयन कर सकते हैं विवाह करने के लिए। और पति और पत्नी इन दोनों का ये अधिकार है कि वे अपने नए जीवन को अपने हिसाब से प्रारंभ करें। किंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राज्य के दृष्टिकोण से उन्हें एक महत्वपूर्ण कर्तव्य से भी बांधा गया है कि वे परिवार नियोजन के कानून से बंधे हुए हैं। उन्हें परिवार नियोजन के लिए उस कर्तव्य का पालन करना है। इसी प्रकार से माता पिता की यह ड्यूटी है, उनका ये दायित्व है कि वे अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण करें और उन्हें आवश्यक शिक्षा के अधिकार और संसाधन उपलब्ध करवाएं। इसी प्रकार से बड़े होने पर बच्चों का ये दायित्व है कि वे अपने माता पिता की सहायता करें और उन्हें संरक्षण और उनका सहारा बने। इस तरह से परिवार की संस्था को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए संविधान में इसे मौलिक अधिकारों के रूप में और साथ ही मौलिक अधिकारों के साथ एक मूल कर्तव्य भी है, जिसमें कि परिवार और विवाह की ये जो संस्था है इसका संरक्षण किया जा सके। भारत में जो एक वामपंथियों के खिलाफ या साम्यवादियों का जो स्वीकृत व्यवहार है वो विवाह और परिवार की संस्था के विरोध में है, जबकि चीन का संविधान विवाह और परिवार की संस्था को संरक्षण प्रदान करता है। और अन्य महत्वपूर्ण अधिकार है विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के अधिकारों का संरक्षण। वे चीनी नागरिक जो विदेशों में निवास करते हैं, चीन के भीतर उनके जितने भी अधिकार हैं उनका संरक्षण करने की गारंटी जो है वो संविधान प्रदान करता है। इसका केवल एक अपवाद है, वो ये है कि चीन और साथ में यह भी है कि चीन का संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करने के विरोध में है। अर्थात चीन का जो नागरिक है वो केवल चीनी नागरिकता ही रख सकता है। यदि उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो उसे चीन की नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा। किंतु विदेश में रहते हुए चीनी नागरिकों को जो भी कानूनी अधिकार संविधान ने दिए हैं उनकी रक्षा करना राज्य का दायित्व है। इसके साथ ही जो मूल कर्तव्यों की सूची है वो भी विस्तृत है और संविधान स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि नागरिक जो हैं वो अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों का पालन भी उन्हें करना पड़ेगा। अनुच्छेद 42
जो है वो राइट टू वर्क है, रोज़गार प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन संविधान स्पष्ट रूप से ये कहता है कि ये केवल अधिकार ही नहीं है परंतु व्यक्ति का कर्तव्य भी है। वह एक नौजवान व्यक्ति जो है वो आलस में आकर के काम करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे काम करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 46 जो है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, किंतु एजुकेशन लेना बच्चे का कर्तव्य भी है और पेरेंट्स का भी ये कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 फैमिली प्लानिंग की बात करता है, वो एक अधिकार भी है और नागरिकों का कर्तव्य भी है। किंतु ये सभी जो अधिकार और कर्तव्य हैं ये अनुच्छेद 51 जो कि स्वयं एक मूल अधिकारों का ही एक भाग है, अनुच्छेद 51 ये कहता है कि राज्य, समाज तथा नागरिकों के सामूहिक हितों और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन न करना यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अर्थात व्यक्ति अपने अधिकारों के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उनका ये कर्तव्य भी है कि वे अन्य व्यक्तियों के उसी प्रकार के अधिकारों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, राज्य के कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, समाज की सामूहिकता का उल्लंघन नहीं करेंगे। देश की एकता बनाए रखने का उनका कर्तव्य है और प्रत्येक चीनी नागरिक का ये दायित्व है कि देश की एकता का तात्पर्य ये है कि अन्य जितनी भी राष्ट्रीयताओं के लोग हैं वे सभी मिलजुल कर रहेंगे। और क्योंकि चीन एक बहुराष्ट्रीयता वाला देश है और सभी लोग अपनी राष्ट्रीयताओं के अनुसार अपनी अपनी संस्कृति का पालन करेंगे, लेकिन सबसे ऊपर जो है वो जनवादी चीन की एकता को बनाए रखते हुए संविधान के प्रति निष्ठा का उनका कर्तव्य है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि सभी नागरिक संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान और उसके अनुसार बनाए हुए जो कानून हैं वो ही देश का सर्वोच्च कानून है और उसके अनुसार वो राज्य की रक्षा करेंगे, सामूहिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, अपने कार्यस्थलों पर अनुशासन बनाए रखेंगे, सार्वजनिक शांति को बनाए रखेंगे और सामाजिक नैतिकता का पालन करेंगे। मातृभूमि की रक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य है और इसी प्रकार से चीन की गरिमा की रक्षा का कर्तव्य। इसके लिए व्यक्ति को जब चाहे तब राज्य यह आह्वान कर सकता है कि चीन की सेना में चीन की रक्षा के लिए उन्हें सैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से करों की अदायगी का एक कर्तव्य है। नागरिक ईमानदारी से अपने अपने करों को चुकाता रहेगा। कानून के अनुसार जो भी उसकी आय के अनुसार उसका कर निर्धारण हुआ है, यह एक अनिवार्य सहयोग है राज्य के कार्यों के लिए नागरिक की ओर से। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति करों की अदायगी करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार से यदि हम अधिकारों और कर्तव्यों की यह जो सूची देखें, जो कि एक बहुत विस्तृत सूची है, इसमें यह बात तारीफ़ करने के योग्य है कि अधिकारों को अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में कर्तव्यों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जोड़ दिया गया है, एक दूसरे के साथ उनको गूंथ दिया गया है। इस प्रकार से बिना कर्तव्य के अधिकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात ये है कि चीन के नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकांश जो अधिकार हैं वे केवल कागजी हैं, वे केवल दिखावे के हैं। ऐसा अनेक घटनाओं से इस बात की पुष्टि भी होती है। 1989 में जो थिएनानमेन चौक में जो घटनाएं हुई थी, छात्रों का जो नरसंहार हुआ था, इसी प्रकार से मुसलमानों के ख़िलाफ़ या चीनियों के ईसाइयों के ख़िलाफ़ या जो ताओवादी जो अल्पसंख्यक हैं, ऐसे अनेक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ जो नरसंहार होते हैं और जो अत्याचार होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़,
ये अत्याचार इस बात के सूचक हैं कि नागरिकों को जो है वो अधिकार हैं वो वास्तविक नहीं हैं, वरन ये केवल कागजी अधिकार हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये है अधिकारों के संदर्भ में कि राज्य ही यह निश्चित करेगा कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था और कानून के अनुसार कैसा व्यवहार किया जाएगा नागरिकों के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल वो अंतिम निर्धारण करता है जो नागरिकों के अधिकारों की सीमाओं को कम या अधिक करेगा। किंतु सिद्धांत की यदि बात करें तो सिद्धांत में पिछले संविधानों के मुकाबले अधिकारों की सूची को बहुत ही बढ़ाया गया है और एक प्रकार से उदारवादी दिशा में ये प्रयास है। बहुत सारे राजनीतिक अधिकारों को प्रदान किया जाना, बहुत सारे सांस्कृतिक और पारिवारिक अधिकारों को प्रदान किया जाना, निजता का अधिकार और अधिकारों को कर्तव्य के साथ बहुत ही अच्छी तरह से उनका समावेश करना देश के हित में यह आवश्यक भी है। किंतु अधिकार जो चीन के हैं वो जो पूंजीवादी या अन्य उदारवादी राज्यों में जो अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं उनके मुकाबले चीनी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित हैं। धन्यवाद।